स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। दिल्ली में हुए मनोज एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो को जारी किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज वशिष्ठ को पुलिस पकड़ने गई थी। मनोज को पुलिस एक बार तो झपट कर पकड़ भी लेती है, लेकिन इसके हाथ से छूट जाता है और फिर गोली चली जिसमें मनोज की मौत हो जाती है। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। आखिरकार मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर का सीसीटीवी वीडियो सामने आ ही गया है। गौर से देखिए कि कुछ लोग टेबल पर बैठे हैं। गेट से पुलिस वाले अंदर आते हैं। एक पुलिस वाला सीधा बैठे हुए लोगों तक पहुंचता है। दूसरा शख्स घूमकर बैठे हुए लोगों तक पहुंचता है। पुलिस वाला झपट कर बैठे हुए आदमी को पकड़ता है। दूसरा शख्स भी साथी पुलिस वाले की मदद के लिए दौड़ता है। धरपकड़ तेज होती है और इसी दौरान दूसरा शख्स गिर जाता है। पुलिस वाले की पकड़ से छूटकर काली शर्ट वाला आदमी भागता है। इसके बाद गोली चलती है। एक बार फिर देखिए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा वीडियो। लेकिन इस वीडियो से यह बात जाहिर नहीं हो पा रही है कि पहले गोली किस तरफ से चली। मनोज वशिष्ठ ने पहला फायर किया या पुलिस की गोली पहले चली। सामने आया वीडियो फुटेज सीसीटीवी के कैमरा नंबर 5 का है। इस वीडियो के अलावा भी कई और वीडियो सामने आने अभी बाकी हैं, जिसके बाद कई और सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी जांच का ऐलान किया है। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। मनोज वशिष्ठ के परिजनों ने आज राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। दिल्ली के मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस की मिस्ट्री गहराती जा रही है। पुलिस की दलील और मनोज के घर वालों के दावों के बीच कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिसका जवाब का इंतजार हर किसी को है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले की तह तक जाने के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी जांच का आदेश दिया है। मनोज के घर वालों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इंसाफ की मांग की थी। कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस मामले में स्पेशल सेल की भूमिका से नाराज है, इसीलिए एसआईटी जांच का आदेश तुरंत दिया गया। इस बीच मनोज के घर वालों ने मामले की जांच करने वाले अधिकारी को हटाने की भी मांग की है। उनको शक है कि जांच अधिकारी पक्षपात कर सकता है। मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने बोला कि पैनल से पोस्टमार्टम होगा और वीडियोग्राफी के थ्रू होगा, एक सिंगल डॉक्टर नहीं करेगा। हालांकि घर वालों के दावे के उलट दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे पर मनोज के घर वालों को शायद ही यकीन होगा। पूरी उम्मीद है कि जो हमारी एसआईटी है, जिसमें हमने सिलेक्ट करके ऑफिसर्स लिए हैं, इसमें कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा क्राइम का ऑफिसर भी हमने एक एसीपी लिया है। प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसको एक अंजाम पे पहुंचाया जाए इन्वेस्टिगेशन। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। देखना होगा कि नतीजे कब तक सामने आते हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के बागपत के पाबला गांव में रहने वाले किसान रूपचंद्र शर्मा के 3 बेटों में सबसे मनोज वशिष्ठ ने
हाई स्कूल तक गांव में ही पढ़ाई की और इंटर की पढ़ाई बागपत के खट्टा प्रहलादपुर के देवनागरी इंटर कॉलेज से की और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमसीए किया। लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ जिसने मनोज के दामन पर दाग लगा दिया? आइए करते हैं तफ्तीश। दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया मनोज वशिष्ठ बागपत कोतवाली में पढ़ने वाले पावला गांव का रहने वाला था। पूरे गांव में मातम का माहौल है। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि एक कुख्यात अपराधी की तरह मनोज का एनकाउंटर कर दिया गया। पूरे गांव को दिल्ली पुलिस की थ्योरी पर शक है क्योंकि इसके पीछे सवाल कई हैं। मनोज वशिष्ठ की शख्सियत, उसके काम और उसकी आदतों की बात की जाए तो कहीं से भी उसकी छवि अपराधी की नहीं दिखती और यही वजह है कि गांव वाले इसे एक मर्डर बता रहे हैं। मनोज वशिष्ठ ने डीयू से बीकॉम किया था और कई सालों से वो देशभक्त सेना ट्रस्ट चला रहा था। अपने इस ट्रस्ट में मनोज ने एक नारा भी दिया था। ये नारा था, खाकी और खादी सुधरे तो देश सुधरे। मनोज वशिष्ठ की रुचि सामाजिक कार्यों में थी और इसी के चलते उसने 5 साल पहले बागपत में एक विवाह समारोह का आयोजन भी करवाया था जिसमें 101 गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराई गई थी। मनोज वशिष्ठ ने अवैध बालू खनन के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ रखा था। राजनीतिक गलियारों में भी मनोज वशिष्ठ का काफी रुतबा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मनोज वशिष्ठ सभी से खासी जान पहचान रखते थे। मनोज वशिष्ठ के छोटे भाई अनिल वशिष्ठ ने बागपत में चेयरमैन पद के लिए चुनाव भी लड़ा था लेकिन वो हार गया था। मनोज वशिष्ठ की पत्नी प्रियंका वशिष्ठ साल 2010 में बागपत जनपद में वार्ड 16 से जिला पंचायत सदस्य का बीएसपी से चुनाव लड़कर विजय हुई थी लेकिन उन्होंने आज तक सदस्यता की शपथ नहीं ली थी। साल 2007 में बागपत कोतवाली में मनोज वशिष्ठ के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन इसमें मनोज के पिता के नाम की जगह किसी और का नाम दर्ज है, लिहाजा पुलिस अब इसकी जांच में जुटी है। दिल्ली से लेकर बागपत तक मनोज वशिष्ठ के एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा है। सवाल पुलिस की थ्योरी के साथ ये भी उठ रहे हैं कि धोखाधड़ी के आरोपी का एनकाउंटर क्यों और क्या ये वही मनोज था जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्योंकि मनोज वशिष्ठ के खिलाफ जो केस दर्ज है उसमें उसके पिता का नाम कुछ और लिखा है। लिहाजा पुलिस की थ्योरी अब पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। कुलदीप चौहान, बागपत, जी मीडिया। और तफ्तीश में अब बात नर्सिंग होम के एक गार्ड की करतूत की। सूबे में डॉक्टर अपनी सुरक्षा को मुद्दा बनाकर आए दिन हड़ताल का रास्ता अख्तियार करते, लेकिन आगरा में मरीज के तीमारदार के साथ नर्सिंग होम के गार्ड ने वो किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां मामूली कहासुनी पर नर्सिंग होम के गार्ड ने तीमारदार को चाकुओं से गोद दिया। यह मामला हरिपर्वत थाना इलाके के सूर्यनगर में बने एक प्राइवेट नर्सिंग होम का है जिसमें रिटायर्ड फौजी मुकेश कुमार अपने एक मरीज को लेकर आए थे। मुकेश की माने तो नंबर को लेकर उसकी गार्ड के साथ कहासुनी हुई। उधर कानपुर में नर्सिंग होम की दबंगई और मनमानी के मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बद इंतजामी और शिकायत के चलते शासन ने रेनबो नाम के नर्सिंग होम का लाइसेंस 3 दिन पहले रद्द कर दिया था, लेकिन फिर भी नर्सिंग होम खुलेआम चल रहा था। मामले पर पर्दा उस वक्त उठा जब अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान तबियत बिगड़ गई। महिला ने परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उनसे इलाज के नाम पर मोटी रकम भी वसूल की। यह मामला नवाबगंज इलाके में बने नर्सिंग होम का है। अस्पताल प्रबंधन लाइसेंस रद्द होने की बात को झूठ बता रहा है, तो प्रशासन का दावा है कि रेनबो अस्पताल को निलंबन का नोटिस भेजा गया था। वो खून जब उठे तो आया गया मेरी लड़की को दिल में, जब खून चढ़ा जरा सा खून बाकी रह गया था, इतने में मेरी लड़की एकदम मछली जैसी चिल्लाने लगी और जब खून चढ़ाया बाथरूम भी उसकी बंद हो गई। बिल्कुल बाथरूम आज 3 दिन हो गया। क्या लापरवाही डॉक्टर की रही? डॉक्टर ने पता नहीं गलत खून चढ़ाया क्या किया। करते समय देखा कि उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है, तो हम लोगों ने कहा नहीं भाई ब्लड तो लगवा के जाओ, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, पेशेंट वापस आएगी।
हार्ट फेल हो सकता है इतने हीमोग्लोबिन से। तो हम लोग उसको ब्लड के लिए बोला, तो ये ब्लड का फॉर्म लेके गया, अपना ब्लड डोनेट करके मेडिकल कॉलेज से एक फ्रेश ब्लड लेके आया। मेडिकल कॉलेज ने 1 तारीख का ब्लड इनको दिया और बी पॉजिटिव ब्लड था। पूरा सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, BST में लगा हुआ है वो सर्टिफिकेट। ब्लड में कुछ गड़बड़ी रही जिसके कारण अब हम नहीं कह सकते ये। उतने दिन ये कोई भी मेडिकल एक्टिविटी वहाँ अस्पताल में नहीं करेंगे जब तक वो निलंबन समाप्त नहीं होता है। अदरवाइज पुलिस को हमने SSP को भी इन्फॉर्म किया है, उनको रिटर्न लेटर गया हुआ है और DM को भी गया हुआ है। वो लोग अपने स्तर से थानाध्यक्ष को भी सूचना दी है, वो अपना एक्ट के अनुसार जो कुछ भी है वो कार्रवाई करेंगे। जौनपुर में युवती से गैंगरेप के बाद उसे पेड़ से लटकाए जाने का मामला सामने आया। चौंकाने वाली बात तो ये कि वारदात के बाद पुलिस ने सिर्फ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल मुगरा बादशाहपुर थाना इलाके के रायपुर चौराहे के पास शनिवार सुबह एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला था। युवती दिखनिया थाना इलाके के पवरा गांव की रहने वाली थी। परिजनों ने सुजानगंज निवासी एक ढाबा संचालक और रेप और हत्या का आरोप लगाया। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरी बहन सुजानगंज गई थी और नानी पास गई थी। उसके बाद पेट में क्या हुआ मालूम नहीं है। उसके बाद मारा है, रामात्री मारे की मारा मालूम नहीं है। ननिया गई है, ननिया लगती है बीच में ये लोग करतब करे हैं। कैसे से भी इज्जत कर रहे हैं, भी इज्जत के उनका मार के टांग दिया। 7:20 में हमारे पास फोन गया, यहाँ एक लड़की फांसी पर झूल रही आम के पेड़ के पास। तो उस समय हम अपने भट्टे पर थे, भट्टे से आए हैं तो यशो महोदय मुगरा बादशाहपुर को फ़ोन किए हैं। तो यशो भी करीब 12-15 मिनट के अंदर ही आ गए हैं। यशो पवारा भी आ गए थे। लाश उठवाई गई और लाश के जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर लड़की के रुमाल में ही एक मोबाइल और एक कोई चिट मिला था, जिसको यशो महोदय अपने कब्जे में ले लिए थे। ये इस संबंध में जो लड़की का पिता है, उसने थाना मुगरा बादशाहपुर पे तहरीर दिया था कि उसकी लड़की का जो है बगल के गांव के निवासी एक युवक से प्रेम संबंध था, जो शादीशुदा था और लड़की जो है उससे शादी करने के लिए कह रही थी। उसने मना कर दिया। इसी कारण जो है उसकी लड़की ने आत्महत्या कर दी और उसमें एक आदमी का उसके पिता ने और नाम लिखा है। दोनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थाना मुगरा बादशाहपुर में आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में दर्ज की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। 42 साल बाद उस बेजान जिस्म की भी मौत हो गई जिसमें थी सिर्फ चंद सांसें। एक बिस्तर जो 42 सालों तक उसका साया बना रहा, आज वो भी उससे अलग हो गया। आखिरकार नर्स अरुणा शानबाग ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मुंबई के अस्पताल में 4 दशकों तक कोमा में रही नर्स अरुणा शानबाग ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज अरुणा का निधन हो गया। अरुणा शानबाग मुंबई के KEM हॉस्पिटल की वो नर्स थी जिनके साथ आज से 42 साल पहले रेप की कोशिश की गई थी, जिसके बाद अरुणा कोमा में चली गई थी। पिछले 42 सालों से मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में जिंदगी से जूझ रही थी अरुणा। पिछले दिनों अरुणा शानबाग को निमोनिया हो गया था। तब से अरुणा जीवन रक्षक प्रणाली पर थी। अरुणा शानबाग 23 नवंबर 1973 से ही BMC के KEM अस्पताल में भर्ती थी। अरुणा शानबाग पर किताब लिखने वाली लेखिका और अरुणा की दोस्त पिंकी वीरानी ने अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में वीरानी की इस अपील को ठुकरा दिया था। आइए आपको बताते हैं कि अरुणा शानबाग की पूरी कहानी क्या थी। तारीख 27 नवंबर 1973। यही वो दिन था जब मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में अरुणा के साथ रेप की कोशिश हुई थी। 42 साल पहले जब अरुणा शानबाग 25 साल की थी, अस्पताल की एक स्टाफ सोहन ने उससे रेप की कोशिश की थी। अरुणा के गले में चेन कसने के बाद अरुणा शानबाग का रेप करने की कोशिश की गई थी। चेन के कसाव से
अरुणा शानबाग के दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नस फट गई थी। शरीर को लकवा मार गया। अरुणा कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, जिसके बाद से अरुणा शानबाग 42 साल से अस्पताल के एक ही बेड पर थी। हालांकि अरुणा शानबाग को कोमा में पहुंचाने के आरोप में सोहन को वारदात के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में मामला चला और सोहन लाल पर अरुणा की हत्या की कोशिश और कान की बाली लूटने का आरोप लगा, लेकिन सोहन लाल पर बलात्कार की कोशिश का आरोप नहीं लगा। पुलिस ने ऐसी कोई धारा नहीं लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने सोहन लाल को 7 साल की सजा दी और सजा काटकर वो रिहा हो गया। अरुणा का गुनहगार तो रिहा हो गया था, लेकिन अरुणा मरते दम तक अस्पताल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाए और 42 साल तक बेड पर जिंदगी बिताने वाली अरुणा ने आखिरकार चुपचाप इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद यही है और आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो गई अरुणा शानबाग। 42 सालों से केएम अस्पताल में वो एक कमरे के भीतर एक बिस्तर में पड़ी थी। उनका जीवन, उनके साथ जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, वो दर्द पूरे देश ने महसूस किया, लेकिन केएम अस्पताल उनका एक परिवार बन गया था। और आज मुखाग्नि देने के लिए न सिर्फ अरुणा शानबाग के रिश्तेदार, लेकिन केएम अस्पताल के डीन खुद यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अरुणा शानबाग के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पानी के लिए हुए कत्ल की। जिंदगी देने वाला पानी एक बार फिर मौत की वजह बन गया। बिजनौर में पानी की एक बूंद की कीमत एक दंपति को अपने ही रक्त से चुकानी पड़ी। यहां हैंडपंप से पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद 2 लाशों की कीमत पर खत्म हुआ। पानी के लिए हुए पति पत्नी की हत्या ने समाज को एक बार फिर शर्मसार कर दिया। पानी के लिए बहाया खून, मामूली विवाद बना मौत की वजह, पति पत्नी की हत्या। पानी रे पानी, क्या पानी के लिए कोई किसी की जान ले सकता है? ये सुनकर भले ही ताज्जुब हो, लेकिन बिजनौर में पानी के लिए पति पत्नी की हत्या कर दी गई। मामला थाना शहर कोतवाली इलाके के सलामबाद गांव का है, जहां गांव के मोहन नाम के शख्स का नल से पानी भरने को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। पति पत्नी विवाद की शिकायत थाने में दर्ज कराकर रविवार को लौट ही रहे थे, तभी दोनों पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। देखकर पता नहीं कब ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो वो नल टूटा पड़ा था बाहर। ये आया, बोला ऐसे ऐसा बात होगी, चल कोई बात ना। ये फिर वो स्कूटर इसके पास से उठा के यहाँ रिपोर्ट करने चला गया थाना, अपने घरवाली को लेकर। तो रिपोर्ट करके लौट रहा था, तभी इनका पावर है, जिन्होंने मारा इनका पावर है, इन्होंने उसको नहर पर इसे काट कूट दिया। उसके बाद सुरेंद्र सिंह, हाँ उसका लड़का दोनों ही थे। उसके बाद मोहन ने क्या किया? मोहन थाने चला गया। फिर वो तो अकेला है, वो अकेला करता भी क्या। और वहाँ से लौटते हुए हम वो थाने रिपोर्ट करने गए, हम जंगल चले गए थे। हमारे फोन पर वहीं पता चला गया सब। इस हमले में मोहन की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पता लगा कि सामने नल लगा हुआ है, एक सुरेंद्र मोहन सिंह है इनके मकान के सामने, जिसको लेके आपस में झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति को मोहन सिंह की मृत्यु हो गई। जानकारी हुई है कि किन लोगों ने हमला किया। हम लोग तत्काल इनकी गिरफ्तारी करें, मुकदमा लेके तत्काल गिरफ्तारी करें। बिजनौर में घटी इस घटना ने ये तो साबित कर दिया कि समाज में इंसानियत किस कदर खत्म होती जा रही है, जहां पानी का मामूली सा विवाद 2 लोगों की हत्या की वजह बन गया। वसीम अख्तर, जी मीडिया, बिजनौर। मथुरा के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पानी की किल्लत के चलते आपस में लड़ाई झगड़े यहां आम बात हो गई है। इतना ही नहीं, एक गांव ऐसा भी है जहां दबंगों ने पानी पर कब्जा कर लिया है। भले गांव के बाकी लोग प्यासे मरते रहे, लेकिन वहां के हैंडपंप पर सिर्फ दबंगों का हक है। एक गांव जिसकी पहचान एकात्म मानववाद का दर्शन दुनिया के सामने रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। एक गांव
जहां पंडित दीनदयाल ने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे, लेकिन आज वही गांव बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये कि यहाँ दबंगों ने पानी पर कब्जा कर लिया है। गांव के हैंडपंप पर दबंगों ने ताला जड़ दिया है। भले ही गांव के दूसरे लोग प्यासे मरते रहे, लेकिन हैंडपंप का ये ताला नहीं खुलता। ये तालो लगा दे हुए और पानी ना भरन दे, लोग वक्त बहुत परेशान हो में, क्योंकि पानी टाइम पे मिले ना है। और ये तालो जावा लगा अपने अपने पानी भर ले में और कावो और दूसरे पानी ना भरन दे। गरीब लोग हैं, उनने ये मार पीट के भगा दे में यहाँ ते नल पे थे और नो कह में कि केवल हम ही पानी भरेंगे, नल हमारा है और का ये पानी ना भरन देंगे। सरकारी नलों पर दबंगों का कब्जा हो तो मजबूर गांव वाले करे भी तो क्या। ये लोग टैंकर संचालकों से नहाने और पीने का पानी खरीद कर अपना काम चलाते हैं। टैंकर वाले लोगों से 200 से 300 रुपए लेकर पानी बेचते हैं। करीबन मिनिमम 500 रुपए महीने का तो मान ही लीजिए, क्यों 15 रुपए करीब 15 या 20 रुपए का हर फैमिली जो है खरीदता है पानी।